नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दे दी है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और ज़रूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के भीतर कोटा तर्क संगत अंतर पर आधार पर होगा। इसे लेकर राज्य मन मर्जी से काम कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के भीतर कोटा और इससे मन मर्जी से राज्य काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन भी होंगी। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चेन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं PL पुनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर। आपसे यही प्रश्न है कि जो ये बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक कहें, एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आज आया है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? आपके हिसाब से इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसमें पहले ये था कि शेड्यूल कास्ट एक कैटेगरी, इसको सब डिवाइड नहीं किया जाता। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सब कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। स्टेट को अधिकार है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब सम्मिलित उनको ये अधिकार है ये किया। और दूसरा, इसके साथ साथ ये भी कहा है कि एक जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए तो दूसरी जनरेशन को बेनिफिट नहीं मिले। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इसमें लागू किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इसके दूरगामी परिणाम में बहुत सी चीजें इसमें आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अज्यूम करके चले कि रिजर्वेशन से आर्थिक उत्थान होगा, आर्थिक उत्थान से अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये मान के चलते। और असलियत ये है कि रिजर्वेशन लागू क्यों किया गया था, इसमें जो सेंचुरी ओल्ड, सदियों से चली आ रही कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, उसको समाधान करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए लंबे अरसे तक चलने वाली ये व्यवस्था थी, ताकि इसका धीरे 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 जो जातिगत अनटचेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत जल्दबाजी से दिखाई। हम मानते हैं कि क्लासिफिकेशन सरकार को, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को सम्मिलित है, उसको अधिकार है। बहुत देरों से ये मांग थी और कांग्रेस पार्टी ने भी जब रायपुर महाधिवेशन में इस बिंदु को रखा था, इसको स्वीकार किया था, तो ये अपनी जगह है। लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए था, कि ये जो आधार जो मानते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक उत्थान, ये पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एरेडिकेशन का प्रोग्राम नहीं, ये सेंचुरी ओल्ड जो अनटचेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए और इसमें। तो पुनिया साहब, इसी से जुड़ा ये भी सवाल है कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या इसके बाद जो OBC के भीतर भी इसी तरह की सब कैटेगरी बनाने की एक बात हो रही थी, और जो रोहिणी आयोग है जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप भी दी है, क्या उस पर अब आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हो जाएगा? देखिए, OBC की कहीं न कहीं उसको लागू है और न्यायालय ने भी उसको एक्सेप्टेड नहीं किया। न्यायालय ने भी उसको स्वीकार किया है और OBC में ये सब क्लासिफिकेशन हो रहा है पहले से, और कई राज्यों में इसको लागू। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
पीएल पुनिया साहब हमारे साथ थे, जो समझा रहे थे कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसका क्या अर्थ है और क्या इसका ज़मीन पर किस तरह से क्रियान्वयन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अशोक भारती जी, जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही प्रोफेसर बद्री नारायण, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अशोक भारती जी, आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जी। आप किस तरह से देखते हैं आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें उन्होंने अपने ही पुराने एक फैसले को पलटा है, राज्यों को अधिकार दिया है कि वो SC/ST आरक्षण के लिए कैटेगरी के भीतर ही एक सब कैटेगरी बना सके। साथ ही एक तरह से ये भी कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि क्रीमी लेयर जो कि OBC आरक्षण में, वैसा ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन SC/ST आरक्षण में भी किया जाए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम उससे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है हमें इस बात का। आवाज गूंज रही है। बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आरक्षण से संबंधित जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट की हमेशा से यह कोशिश रही है, उसके जजों की यह कोशिश रही है कि आरक्षण को सामाजिक अन्याय का मुद्दा मानने की बजाय, सामाजिक न्याय का मुद्दा मानने की बजाय उसको आर्थिक न्याय से वो जोड़ना चाहता है। तीन बातें जो भी पूनिया जी बता रहे थे, तीन बातें जो उन्होंने कही हैं। एक तो ये कही है उन्होंने कि सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि एक जनरेशन का मुद्दा है, कि एक जनरेशन के बाद नहीं रहना चाहिए। तीसरा मुद्दा ये जो उन्होंने कहा है क्रीमी लेयर का। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से पूछना चाहता हूं कि मिस्टर चीफ जस्टिस के पिताजी चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो दूसरी जनरेशन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हो गए। तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन का फायदा उठा रही है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के मामले में, शेड्यूल ट्राइब के मामले में वो ये कहते हैं कि एक जनरेशन के प्रभाव दूसरी जनरेशन में नहीं जा सकते। जी। क्या अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी एक जनरेशन में? यह हम पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खत्म हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा क्रीमी लेयर। मैं पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले अरुण मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस थे, उनका एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट पे फैसला था। उनमें उन्होंने कहा था कि इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि देश के सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़े समुदाय अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक साल के अंदर क्या मौजूदा सरकार ने इतने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए कि दलित और आदिवासियों की सारी गरीबी, सारी कमजोरी, सामाजिक अन्याय सब खत्म हो गया? तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि सब कैटेगराइजेशन का मसला है। शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसका आधार अनटचेबिलिटी, प्राइमरी आधार अनटचेबिलिटी है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज बार 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 आर्थिक मुद्दे के साथ इसको जोड़ना चाहते हैं। हमारा संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी सवर्ण मानसिकता के तहत ये फैसले दे रहा है, और हम इस फैसले से सहमत नहीं है। हम इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे, इस फैसले के खिलाफ हम सड़कों पर लड़ाई भी करेंगे। प्रोफेसर बद्री नारायण, आप किस तरह से देखते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया? जो बात अशोक भारती जी कह रहे हैं, जो बात पुनिया जी ने भी कही कि आरक्षण जो है वो अनटचेबिलिटी को देखते हुए दिया गया था, ये कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण हो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, और ये इसी बात के लिए दिया गया था कि जो विक्टिम रहे हैं उनको कम से कम न्याय मिले, एक सामाजिक न्याय उनको मिल सके। तो आज का ये जो फैसला आया है इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है, कहा कि राज्यों को अधिकार मिलना ये एक स्वागत योग्य कदम है। तो इसके अपने अपने जो राजनीतिक पहलू हैं वो तो एक तरफ है ही हैं, साथ ही जो बात अशोक जी कह रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी, मैं तो लगभग 20-25 सालों से लिख रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि दलित एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है और एक हेटेरोजेनियस कम्युनिटी है, और इसमें दो, एक विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी, बहुत बड़ा सेक्शन इनविजिबल है। यानी उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं, 4-5 से ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाई हैं, बहुत 60 के आसपास इनविजिबल कम्युनिटीज़ हैं। बिहार में 22 है। आप कहीं भी देखिए, माला, माडेगा, महार, मातंग और 2-3 जातियां यही आगे बढ़ती हैं, और ये सारा क्योंकि उनके पास कैपेसिटी टू एस्पायर है, कैपेसिटी टू एक्वायर है, तो वो जो स्टेट प्रोड्यूस्ड सपोर्टेड पॉलिसीज का फायदा उन तक बनता है।
लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक होना चाहिए। ये बाबा साहब की भी चिंता थी और ये हम सबकी चिंता होनी चाहिए। ये खुद उन समूहों की भी चिंता होनी चाहिए जो एससी में आगे बढ़े समूह, कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने ही भाइयों तक नीचे ले जाएं। और जब तक ये नहीं करेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और इस इंटरवेंशन से इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। सवाल ये नहीं है कि किससे किसका क्या है, अरे आप एक को मिल रहा है औरों को भी मिले, औरों में भी कैपेसिटी टू एस्पायर विकसित होना है उन तक, और जब ये क्लासिफिकेशन होगा तो नीचे तक जाएगा और उनमें कैपेसिटी भी बढ़ेगी। उनका अभी लीडर नहीं है, उनके पास अभी उनके बोलने वाले लोग नहीं है, तो कौन बोलेगा उसके लिए? आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, भले ही उस पर गालियां मिले, कुछ भी मिले, बोलना तो होगा ही ग्रास रूट के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए। एक तो ये है। दूसरी बात है कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखिए, एक तो ये है कि बड़ी जातियां हैं जो अभी तक फायदे जिनको मिलता रहा है, जिनको मैं कहता हूँ एक कैपिलरी पोल बन गया है, जिसमें वो शक होती जाती हैं सारी बेनिफिट्स और वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इन समूहों में का वोट तो है, लेकिन उस वोट में भी एक कॉन्सियसनेस मुझे लगता है धीरे धीरे जगेगा कि हमारे ही भाइयों तक इसको फैलना चाहिए। और अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जाटव 12-13% हैं, तो जाटव के अतिरिक्त बहुत सारी जातियां हैं जो अगर सबको मिलाते तो वो भी एक बड़ी संख्या में है। लेकिन ये है कि इससे कोई पॉलिटिकल वोट बैंक में बदल जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि रिजर्वेशन की सुविधाएं, विकास की सुविधाएं जब वहां तक पहुंचेंगी तो उनमें अवेयरनेस बढ़ेगा, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म होंगी। जब पॉलिटिकल कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म होंगी तो पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगी। तो उनके विकास के लिए ये बहुत जरूरी इंटरवेंशन है अखिलेश जी, और मुझे लगता है कि इसको खुले मन से सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अशोक भारती जी आपके पास आऊँगा। इसमें आज जो फैसला आया है, कुछ जजों की टिप्पणी क्रीमी लेयर को भी है, जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर है, ऐसा लग रहा है कि वो इसके पक्ष में है कि एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था हो। आप जानते हैं कि क्रीमी लेयर जो ओबीसी में है उसके कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनका सरकार समय समय पर रिव्यू करती आई है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसके बाद ये मांग जोर पकड़ेगी कि एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाए, यानी जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है उनके बजाय अब ऐसे लोग जिनकी संख्या बड़ी संख्या है, जिन्हें अभी तक ये फ़ायदा नहीं मिला है आरक्षण का, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए? मुझको कह रहे हैं? जी अशोक जी आपसे पूछा। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ अशोक जी आपसे पूछा है। आपको आवाज आ रही है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सवर्ण जातियों का जो पूरा का पूरा जो वैचारिक भ्रमजाल है, उसको हमें समझना है। केंद्रीय सरकार में 70% जो नीति नियंता पोजीशन, जो 70% जो एम्प्लॉय से है, वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर कम्युनिटी से आते, तो नैरेटिव वो बनाते हैं। तो वो ये नैरेटिव बना रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपको वाकई, क्योंकि क्या हुआ है कि सरकार ने सभी के लिए नौकरियों का इंतजाम नहीं किया है, और सभी के लिए नौकरियों का इंतजाम नहीं है, तो इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का इंतजाम है। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार इतनी जॉब क्यों नहीं क्रिएट करती कि सारे लोगों को जॉब मिल जाए? अनुसूचित जाति में भी जिनको उन्होंने विजिबल इनविजिबल जातियां कह रहे हैं बद्री नारायण जी, उनको जॉब मिल जाए, क्यों नहीं ऐसा हो सकता? सरकार तो खुद जॉब काट रही है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल सबको नौकरी आपके सवाल पर, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी देश की हो, अरे भाई सारे नागरिकों को नौकरी नहीं दे सकती। फिर सरकार किस बात के लिए है? मैं कह रहा हूं सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती, सरकार रिजाइन दे और अपने घर बैठे। क्या जरूरत है सरकार की हमको? अगर सरकार लोगों को लिए गरीबी दूर नहीं कर सकती, नौकरियों का इंतजाम नहीं कर सकती, शिक्षा का इंतजाम नहीं कर सकती, लाइवलीहुड का इंतजाम नहीं कर सकती, पोषण का इंतजाम नहीं कर सकती, तो सरकार क्यों चाहिए हमें? ऐसी सरकार को रिजाइन देके अपने घर चला जाना चाहिए। ये जो आर्गुमेंट है सवर्णों का कि सरकार सबका इंतजाम नहीं कर सकती, ये इरोनियस है, ये गलत है, ये गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के खिलाफ आर्गुमेंट है। ठीक है, प्रोफेसर बद्री नारायण, आप किस तरह से देखते हैं जो बात कह रहे हैं अशोक भारती जी की सबको नौकरी मिले, सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, और अगर ये सबको नौकरी दे देते हैं तो फिर ये बात नहीं आएगी कि क्रीमी लेयर को करना है या किसको करना है, किसको बाहर रखना है, कौन कौन इसका फायदा ले चुका है? हाँ, अखिलेश जी भी लगता है, अशोक जी एकदम सही कह रहे हैं कि अगर सभी को नौकरी दे दे तब तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। फिर ये इनइक्वालिटी, रिजर्वेशन, इसका समस्या भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन ये हो तो नहीं रहा है। अभी तो जो थोड़ा बहुत रिसोर्स है उसी को बंटना है।
तो जो उसको बंटना है, तो अगर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल ना भी हो, कम से कम नीचे तक तो आए, तो क्या बुरा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जो भ्रमजाल है, उसमें ये लग रहा है कि ये तो ठीक है लेकिन इसका विरोध करिए। भाई आप अपने ही पाँव का क्यों विरोध कर रहे हैं? आप अपने पाँव को क्यों काट रहे हैं? आप उस तक पहुंचने तो दीजिए, थोड़ा जी। पहुंचेगा, अभी तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, अभी वो कम्पीट कर ही नहीं पाएगा आपको। बहुत सारी देखिए, मुसहर जाति में हम लोग फील्ड वर्क कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे हमें एसटी से निकाल दो, हमें एसटी बना दो, क्योंकि एसटी में हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उतना ही पढ़े लिखे जी नहीं हैं। जी तो अभी जी कम्युनिटी को आगे बढ़ने में समय लगेगा। अशोक भारती जी जैसे जो एक्टिविस्ट हैं और जो हमारे साथी हैं, वो ये माहौल बनाएंगे जिससे इन तक वो फायदे बिल्कुल। पहुंचे। और ये बाबा निश्चित तौर पर अम्बेडकर इसके लिए शुभकामनाएं भी देनी चाहिए अशोक भारती जी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बद्री नारायण, और अशोक भारती जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस गहन मुद्दे को। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर।